6 शहरों में कर्फ्यू लागू हुआ है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। सेना और प्रशासन तैनात है। भारत नेपाल सीमा पर बिहार में हाई अलर्ट जारी है। सीमावर्ती जिलों में एसएसबी और पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। तो नेपाल के दक्षिणी हिस्से में भड़की सांप्रदायिक हिंसा अब गंभीर रूप ले रही है। सुनसरी जिले के कप्तानगंज में 26 जुलाई को 2 समुदायों के बीच विवाद धीरे धीरे कई इलाकों में फैला। हिंसा में अब तक 3 हिंदू युवकों की मौत की खबर है, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए 6 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ सेना को भी तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। करोड़ू जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। करोड़ू जी, मैं समझना चाहूंगा, नेपाल के अंदर से, नेपाल के तमाम जिलों से अब तक ऐसी तस्वीरें मुझे नहीं याद है कि शायद सामने आई होंगी, लेकिन बालेन शाह की सरकार नेपाल में आने के बाद क्या यह मानकर चला जाए कि वहां पर कट्टरपंथी ताकतों को बल मिला है और वो अब खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं? देखिए वैभव, ये अस्वाभाविक नहीं है जी। मैंने शायद अपने चैनल पे जब सरकार बनी थी बालेन शाह की, उस समय भी ये कहा था कि ये शायद नेपाल में कोई राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? देखिए, सरकार बदलना एक स्थिति है, युवा हैं वो सरकार बदल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव या समझ इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो राजनीतिक स्थायित्व दे सकें और सही तरीके से सरकार चला सकें। तो आप ये सवाल करेंगे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां भी तो युवकों ने सरकार बदली थी, वहां स्थायित्व क्यों है? वहां इसलिए है कि जो सत्ता में आए, जैसे अगर हम बांग्लादेश को देखें तो जो युवक थे सरकार को बदलने में, हसीना की सरकार को बदलने में भूमिका निभा रहे थे, उसमें उस समय राजनीतिक पार्टियां थी वो पीछे थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो राजनीतिक पार्टियों को समर्थन मिला। जो युवाओं की पार्टी थी नेशनल सिटीजन पार्टी, उसको समर्थन बांग्लादेश के आवाम ने नहीं दिया, तो उसकी वजह से एक अनुभवी सरकार बनी है। इसी तरह से श्रीलंका में भी एक अनुभवी सरकार बनी। तो ये जो नेपाल में राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति बन रही है, ये अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि शासन को चलाना, गवर्नेंस देना, इसके लिए जो राजनीति की जटिलताएं हैं या गत्यात्मकता है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तभी आप सबको साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक रिएक्शन की तरह से सरकार चलाना चाहें, रिएक्टिव तरीके से, तो निश्चित रूप से वो समाज में स्थायित्व नहीं। 2 चीजें हैं नेपाल के अंदर। जो पहली तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, ये वहां पर अराजकता, हिंसा और आगजनी की तस्वीर है। और दूसरी बात ये कि बालेन शाह जब से सत्ता में आए हैं, तब से जिन युवाओं के नाम पर, जिन युवाओं की बेहतरी के नाम पर उन्होंने सत्ता संभाली है, उसके बाद भी वहां के युवा जो हैं अभी तक आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि नेपाल में हालात जो हैं वो नहीं सुधरे हैं? सर, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भावना भी जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, इस पूरी खबर पर अपडेट्स क्या हैं? कितने लोगों की मौत हुई है? कौन कौन से इलाके इस वक्त हिंसा की आग में जल रहे हैं? विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, देखा जाए तो पिछले 1 हफ्ते से जारी झड़प में नेपाल के कोशी और मधेश प्रांतों में भड़कती सांप्रदायिक हिंसा के बाद 6 से अधिक शहर और जिलों में जो है कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं इसमें 3 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और भारत बिहार सीमा पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर देखा जाए तो अगर इसमें प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो सुनसरी, सिराहा, धनुषा और बीरगंज सहित कई ऐसे सीमावर्ती जिलों और शहरों में अनिश्चितकालीन तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जारी झड़पों और हिंसा की वजह से जो है वहां पर काफी ज्यादा जो स्थिति है वो नाजुक होती दिखाई दे रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, जहां इस पूरे हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं सुरक्षा कर्मी सहित तमाम लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। संख्या आ रही है कि दर्जनों से अधिक लोग जो हैं घायल हो गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालात को संभालने के लिए संवेदनशील इलाकों में जो है भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और वहीं अगर देखा जाए तो मधुबनी समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है और जो वाहन है उनकी सघन जांच भी की जा रही है। ये कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार हिंसा नेपाल में जारी है, उसके बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और वही कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं इस हादसे में, इस हिंसा में जो है 3 लोगों की मौत हो गई है, वही दर्जन भर से अधिक जो है लोग घायल भी हो गए। हालात बहुत मुश्किल भरे हैं।
करोड़ साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो क्या ये मानकर चला जाए बालेन सरकार जिन बातों को लेकर आई थी, और हमारे यहाँ कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उन मुद्दों से भटक गई है, बहुत दूर जा चुकी है? देखिए वैभव, मैं ये तो नहीं कहूंगा मुद्दों से भटक गई है, लेकिन जिन वादों के साथ सरकार आई वो वादे पूरे करना सरकार के लिए संभव नहीं है। ये हर जो मेच्योर पॉलिटिशियन है वो जानता है। बिल्कुल। लेकिन नेपाल जैसे देश में इस तरह का हिंसक स्थिति बनना ये अस्वाभाविक है। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ बहुत बार हिंसक स्थिति बनी है। तो नेपाल में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है, वो सरकार बदल सकते हैं, क्योंकि सरकार से सहमत नहीं हो या सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरी नहीं करे। लेकिन जब युवाओं की ऊर्जा ने सरकार बदल दी और बदलने के बाद उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वो चाहते हैं कि तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान हो, और कोई भी सरकार हो दुनिया की तत्काल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती आकांक्षाओं के अनुरूप। और युवकों की आकांक्षाएं होती हैं, वो जो परिपक्व लोग होते हैं उनसे कहीं कहीं ज्यादा होती हैं। वो तत्काल सॉल्यूशन चाहते हैं, और तत्काल सॉल्यूशन राजनीति में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई और जो परिपक्व राजनेता थे उनको एक रिएक्शन के तहत जेल में डाला या उन पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो एक तरह तो जो परिपक्व राजनेता हैं वो इसको